गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारी इशू ऑफ शेयर्स की लास्ट रिवीजन क्लास है। पिछली क्लास में हमने फॉरफीचर पर बात की थी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे। आज हम फॉरफीचर का ही जो अगला स्टेप है, री इशू ऑफ शेयर्स, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर इससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज करके आज इस चैप्टर के रिवीजन को करेंगे वाइंड अप। तो बिना देरी के आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। अब हमने जो शेयर्स फॉरफिट किए, उन फॉरफिटेड शेयर्स का ना अब हम एक नया ग्राहक ढूंढने जा रहे हैं। मतलब हम उनको वापस से रीसेल करने की कोशिश करेंगे। भाई हमने फॉरफिट कर लिए शेयर्स, हमने जब्त कर लिया, हमारे पास वो फॉरफिटेड शेयर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसको वापस से रीसेल करें, मतलब इसका एक नया ग्राहक ढूंढे। और ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है, अब हमें इस पर ही बात करनी है। और इसको भी मैं ना फॉरफिटेड शेयर्स की तरह, जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ एमसीक्यूज करवाए थे, इसको भी फॉरफिटेड शेयर्स के री इशू को भी समझाने के लिए मैं पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के एमसीक्यूज करा के फिर एग्जाम एमसीक्यूज पर जो है बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम पहला एमसीक्यू देखते हैं जिसकी मदद से हम फॉरफिटेड शेयर्स के री इशू को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 59 से हमको आगे बढ़ना है। पी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहा कोई पी लिमिटेड है जिसने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं 10-10 रुपए वाले, जो कि फुली कॉल्ड अप थे। मतलब हमने पूरे के पूरे पैसे मंगवा लिए, तो इसका मतलब 10 रुपए आ भी जाने चाहिए थे। पर कह रहा है ये 300 शेयर हमने क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया, नॉन पेमेंट। किसका पेमेंट नहीं किया? फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, जो कि 4 रुपए पर शेयर की थी। फिर कह रहा हमने ये वाले शेयर ना सब्सिक्वेंटली री इशू कर डाले 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, एज फुली पेड अप। ये बात हमको अब नहीं सीखनी है। फिर इसने हमसे जहां पे कुछ पूछा है कि बताइए हम कितना प्रॉफिट सीआर में ट्रांसफर कर दें, यहां पर हमें ये भी नया सीखना है। फिलहाल जो हमने सीख रखा है, मतलब फॉरफिचर की एंट्री, पहले वो तो हमें पास करवाइए। आप बताइए भाई फॉरफिचर की एंट्री क्या होनी चाहिए? सर फॉरफिचर की एंट्री में हम पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट मार देते हैं। कितने अमाउंट से डेबिट मार देते हैं? जितना हमने कॉल किया होता है। हमने पूरे 10 रुपए कॉल कर रखे हैं, क्योंकि 300 शेयर है तो 300 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब 3000 रुपए से हमने शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। और इसमें से जितना पैसा हमारा आ चुका होता है उसको हम एक नए खाते में ले जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। हमें 4 रुपए इस शेयर पर नहीं मिले, इसका मतलब 6 रुपए मिल गए होंगे। और 6 रुपए मिल गए होंगे तो इसको मैं कहां ले जाऊं? इस 1800 को मैं एक नए खाते में ले जाऊंगा, जिसका नाम क्या है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और क्योंकि जब इस इंसान ने मुझे पैसे नहीं दिए होंगे तो मैंने इसका एक अकाउंट खोला होगा इशू के टाइम पर। किस नाम से? कॉल्सन एरियर के नाम से, जो मैं अब खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब ये पैसे दे नहीं रहा, मैं इसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। तो इसका जो भी हिसाब हमारे यहां चल रहा है उसको हम अब कैंसिल कर रहे हैं। मतलब मैं कॉल्सन एरियर्स के अकाउंट को इस एंट्री में क्लोज कर रहा होता हूं। 1200 रुपए से हम ये भी कर देंगे। अब यहां पर एक नई बात सीखने को मिल रही है कि इस शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं री इशू वर्ड को छोड़ो। मैं जब शेयर इशू करता हूं तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? सर अगर सारे पैसे मिल जाते हैं तो हम इस शेयर इशू करने की एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, कह तो रहा है कि 10 रुपए में ये वाला शेयर हम री इशू कर रहे हैं, तो ठीक है, ये सारे शेयर्स क्योंकि आप री इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर दूंगा। क्या प्रॉब्लम है? कॉमन सेंस वाली बात है ना ये तो। कितने रुपए से कर दूं? 300 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 3000 रुपए से आप ये एंट्री कर डालो। और ये एंट्री हमने कर भी दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये सीख ही रखा था। ये हमने एक नई बात यहां पर करी कि हमने ये शेयर्स वापस से रीइशू कर दिया। मतलब हमने किसी के शेयर जब्त किए थे, हमने एक नया सेलर ढूंढ लिया, एक नया बायर ढूंढ लिया रादर, और उस बायर को हमने अपने ये शेयर्स बेच डाले। अब आप जरा सोच के बताइए, ये शेयर 10 रुपए का था, लेकिन इस शेयर पर आपको 16 रुपए मिले हैं। इस नए वाले ग्राहक ने भी आपको 10 रुपए दे दिए। पिछले वाला जो हमारा शेयर होल्डर था उसने भी 6 रुपए दे रखे हैं। आपको लगता नहीं कि इस शेयर पर टोटल आपको 16 रुपए मिल गए हैं, जबकि इस शेयर की वर्थ मात्र 10 रुपए की थी। मैं आपको पहले भी ये बात बोली थी कि ये जो 6 रुपए हमें मिले हैं, जो हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाले हैं, क्योंकि सामने वाले के पैसे हमने वापस नहीं किए, शेयर वापस ले लिए लेकिन उसके पैसे वापस नहीं किए, तो ये हमारे लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है। और क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो रिकरिंग नेचर का हो। एक होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट वो जो हर साल होते हैं, ये वो प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये वन ऑफ प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि हमारा शेयर फॉरफिचर का बिजनेस है, क्योंकि ये वन ऑफ प्रॉफिट है। मैं कह रहा हूं ये एक हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट्स को हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए कैपिटल रिजर्व में।
लेकिन मैंने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया था। मैं अब कह रहा हूं आपसे, जब आप फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दो, तो री इशू करने के बाद आपको एक बाय डिफॉल्ट एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन कहे या ना कहे। फिर से बोलता हूं, फॉरफिटेड शेयर्स को आप जब री इशू कर डालो, शेयर फॉरफिचर अलग वक्त पे होता है, री इशू हो सकता है कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन जब भी हो जाए, जब भी री इशू हो जाए, तो आपको एक एंट्री बाय डिफॉल्ट खुद से पास करनी है, और वो क्या, इस शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आप इस शेयर के अगेंस्ट 10 रुपए के हकदार थे, पर आपको 16 रुपए मिले हैं, 6 रुपए पिछले वाले ने दिए, नए वाले ने भी 10 रुपए में खरीद लिया, तो आपको 6 रुपए ज्यादा मिले कि नहीं मिले, मिले है ना, तो 6 रुपए का तो आपको एक एक्सेस प्रॉफिट हो गया। क्या ये प्रॉफिट होने का हमारा बिजनेस है? क्या हमारा फॉरफिचर का बिजनेस है? नहीं। तो ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, ये कैपिटल रिजर्व में जाता है, और कैपिटल रिजर्व की खास बात होती है कि वो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के काम आते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि हम एक खुद से बाय डिफॉल्ट एक एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से कर दूं? 1800 रुपए से। आपके दिमाग में एक सवाल ये उठना चाहिए कि सर री इशू का वक्त क्यों वेट क्यों कर रहे हो, पहले ही क्यों नहीं कर दी ये एंट्री? मतलब फॉरफिचर के टाइम पर आप खुद ने तो कहा था कि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। हाँ, मैं कह रहा था कि 1800 रुपए हमारा कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन उस वक्त हम इसको नहीं करते कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, और उसका सीधा सीधा कारण ये है, जब हम इन शेयर्स को री इशू करते हैं, तो री इशू करते वक्त ना हम चाहें तो इन शेयर्स पर कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? जितना हमें पिछले वाले शेयर होल्डर ने पैसा दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर, पिछले वाले शेयर होल्डर ने आपको कितने रुपए दिए थे? सर हमको 1800 रुपए दिए थे। तो इस नए वाले शेयर होल्डर को हम चाहें तो 1800 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, पर मान लो हमने 1800 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया, हमने इसको दिया मान लो मात्र 500 रुपए का डिस्काउंट। मतलब ये जो हमने 3000 के शेयर हैं, मान लो नए वाले शेयर होल्डर को हमने 2500 रुपए में दिए होते, मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट दिया होता। मतलब ये कि इस 1800 में से हमने 500 रुपए डिस्काउंट देने के लिए यूज कर लिए, तो जानते हो फिर यहां पर 1300 रुपए ट्रांसफर होता। मान लो इस नए वाले शेयर होल्डर को हमने 800 रुपए का डिस्काउंट दिया होता, तो 1800 में से 800 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो यहां पर हम फिर कितना ट्रांसफर करते? फिर यहां पर हम 1800 की जगह 1000 ट्रांसफर कर दे, क्योंकि 1800 में से हमने 800 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि यहां पर हमने नए वाले शेयर होल्डर को कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, इसलिए हमने पूरा का पूरा 1800 रुपए जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि हम फॉरफिचर के ठीक बाद कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे, क्योंकि अभी फिलहाल हमको भी नहीं पता कि जो हमारा नया ग्राहक होगा उसको हम कुछ डिस्काउंट देंगे भी कि नहीं देंगे, और देंगे तो कितना देंगे ये बात हमें नहीं पता। इसलिए हमने कहा पहले री इशू का वेट कर लो, री इशू के बाद पिक्चर हो जाएगी क्लियर, फिर जो पिछले वाले ने दिया है आपको पता लग जाएगा कि उसमें से कितना आपका कैपिटल प्रॉफिट है और कितना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमने इसलिए री इशू का वेट किया। बाकी आने वाले एग्जाम्पल्स में यही बात तो डिस्कस करनी है, इसी से रिलेटेड तो माइन्यूट बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द आंसर, 1800 रुपए। क्वेश्चन नंबर 60, Q Limited forfeited 300 shares of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call money of rupees 4 per share। मतलब सेम बात बोली है जो पिछले वाले क्वेश्चन में बोली थी। यहां पर नई बात क्या है? These shares were subsequently reissued by the company for rupees 12 per share as fully paid up। मतलब यहां तो हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखें यहां पर हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए फॉरफिचर के टाइम पर क्या करेंगे? सर फॉरफिचर के टाइम पे क्या पहले वाली एंट्री तो होगी जैसे आपने पहले करी थी? बिल्कुल सही बात कह रहे हो, सेम एंट्री हो जाएगी। शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, कितने रुपए से? 3000 रुपए से। फिर जो पैसा हमें मिला होगा उसको हमने शेयर फॉरफिटेड के खाते में डालना है, तो 300 इंटू 6 मिल चुका होगा 1800 रुपए। और जो पैसा हमको नहीं मिला वो हमने कॉल्स एंड एरियर में डाल रखा होगा, तो उसको हमें अब कैंसिल करना है। 300 इंटू 4 1200 रुपए। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, री इशू किया है हमने। देखो भाई फेस वैल्यू नहीं बदलती शेयर की, फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही है, 10 का शेयर आप 12 में इशू कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट,
300 इंटू 12, 3600 रुपए आपको मिल रहे हैं। टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10, 3000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 300 इंटू 2, 600 रुपए। आप मुझे बताइए, हमने फॉरफिचर किया, री इशू भी कर दिया, क्या आपको री इशू करते वक्त, इस 1800 रुपए में से कुछ डिस्काउंट देना पड़ा? सर डिस्काउंट की बात करो, यहां तो हमने बल्कि प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट तो कहां देना पड़ा? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितना भी बैलेंस हमारे शेयर फॉरफिटेड के खाते में है वो सीधा सीधा हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। मतलब यहां पर भी हम पूरा का पूरा 1800 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये वाली एंट्री ध्यान रखें, बाय डिफॉल्ट होती है। क्वेश्चन कभी आपको नहीं कहेगा री इशू के बाद पास करनी ही करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करके सीआर में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर भी 1800 रुपए। सेम, बी इज द आंसर। अब कई बच्चों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सर हमसे कोई शेयर 10 रुपए वाला 12 रुपए में खरीदेगा क्यों? मतलब जब आप कह रहे हो कि शेयर 10 रुपए का था तो 12 में हमारा ये शेयर बिक कैसे गया? और इसका सीधा सीधा जवाब यह है, आप किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस उठा लो, उसका अगर आप 5 साल पहले का शेयर प्राइस देखोगे और आज का शेयर प्राइस देखोगे, क्या आपको फर्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या वो शेयर प्राइस सेम रहेगा? नहीं सर, बदलेगा, ऑफकोर्स बदलेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घटे भी। तो आप यही समझिए ना कि जिस टाइम पर हम शेयर फॉरफिट कर रहे होंगे उस टाइम पर इस कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपए में ट्रेड कर रहा होगा। और आज के वक्त जब हम इन शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, भाई फॉरफिचर और री इशू के बीच में गैप हो सकता है ना, जब हम री इशू कर रहे हैं उस दौरान इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ गया। शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है? जब एक कंपनी लगातार मुनाफे कमाती जाती है तो वो मुनाफे जो है वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। अगर आप मारुति का या एशियन पेंट्स का 10 साल पहले का प्राइस देखोगे, इवन 5 साल पहले का प्राइस देखोगे, आज का प्राइस देखोगे, जमीन आसमान का फर्क होगा। 5 साल पहले अगर वो कंपनी इशू लेके आएगी और आज कोई इशू लेके आएगी तो क्या प्राइसेस में फर्क होगा कि नहीं होगा? इशू प्राइस में फर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब हमने ये शेयर फॉरफिट किया था तो 10 रुपए का शेयर होगा, आज जब री इशू कर रहे हैं तो ये शेयर 12 रुपए का हो चुका था तो 12 में इशू कर दिया। अच्छा, हो सकता था कि ये शेयर का दाम गिर भी जाता, अगर दाम गिरेगा तो क्या करेंगे, इस पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल जो दो केसेस हमने अभी तक किए, दो क्वेश्चन में दो केसेस किए कि जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को पार पे इशू करते हैं, री इशू करते हैं या प्रीमियम पे री इशू करते हैं, तो इसका मतलब अगर हम री इशू पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया ना। क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया इन दोनों ही केसेस में, तो जितना भी पैसा पिछले वाले शेयर होल्डर से आया हुआ होता है वो सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर हम फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हैं इधर एट पार और एट प्रीमियम, तो उस केस में पिछले शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा दिया है, या ये कहें कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो पूरा का पूरा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब आप एक बात लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 के ना सॉल्यूशन के टॉप पे लिखिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड एट पार। यहां पे हमने फॉरफिटेड शेयर्स को पार पे इशू किया। और क्वेश्चन नंबर 60 के टॉप पे लिखिएगा, forfeited shares reissued at premium। Question number 61. A company has a subscribed capital of 2 lakh equity shares of rupees 25 each। हमारा एक शेयर ध्यान रखें 25 रुपए का है, लेकिन अभी तक हमने जो कॉल्ड अप किया है वो 20 रुपए ही कॉल अप किया है। ठीक है, तो हमारे लिए फिगर जो मैटर करती है वो 20 रुपए की फिलहाल करती है। The directors forfeited 200 shares held by a shareholder who had failed to pay the first call made at the rate of rupees 10 per share।
मतलब जो हमने अभी तक 20 रुपए कॉल किया है उसमें से 10 रुपए की जो कॉल है वो एक शेयर होल्डर ने नहीं दी और उसके पास टोटल शेयर 200 हैं। लेटर द डायरेक्टर्स री इशूड दीज फॉरफिटेड शेयर्स एज ₹20 पर शेयर पेड अप एट ₹15 पर शेयर। कह रहा लेकिन बाद में हमने इन्हीं शेयर्स को, जो ये फॉरफिटेड शेयर्स हैं, इनको री इशू कर दिया, लेकिन ध्यान रखें 20 पर शेयर पेड अप मानते हुए लेकिन दिया 15 रुपए में है। देखा जाए तो हमने यहां पर 5 रुपए जो है वो डिस्काउंट के तौर पे दे दिया, 5 रुपए हमने डिस्काउंट के तौर पे दे दिया इस नए वाले शेयर होल्डर को। अब जैसे पहले हमने प्रीमियम पे इशू किया था तो जरूर हमारे शेयर का दाम बढ़ गया होगा मार्केट में, इस बार हम कम पे इशू कर रहे हैं, हो सकता है हमारे शेयर का दाम गिर गया हो। और यहां पर भी पूछा है बताइए प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि मैंने कहा अभी हम कॉन्सेप्चुअल थोड़े से एमसीक्यू कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहां पर एंट्री पास करवाऊंगा। पहले मुझे फॉरफिचर की एंट्री बताइए। सर फॉरफिचर की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल को तो हम करेंगे डेबिट। पहले ये बताइए कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं 200 और कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं, कितना कॉल्ड अप है। अभी तक हमने जब मंगवाए ही 20 रुपए हैं तो हमारी बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट भी तो 20 से ही हो रखी होगी, तो 200 इंटू 20 कितना होता है 4000 रुपए हम डेबिट कर देंगे। फिर जो पैसा हमारा आ चुका होता है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो 200 में से 20 रुपए में से ये जो 20 रुपए हमने कॉल्ड अप किया है 10 रुपए अनपेड है, इसका मतलब 10 रुपए तो पे कर दिए होंगे, तो 2000 रुपए हम ले जाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में और 2000 रुपए की हमारी कॉल्स इन एरियर होगी। तो 2 कॉल्स इन एरियर 200 इंटू 10, भाई 20 रुपए में से 10 रुपए उसने नहीं दिए, इसका मतलब बाकी 10 दे दिए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं री इशू की। री इशू जब हम कर रहे हैं तो इसने बोला है 15 रुपए ले रहे हैं, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट करेंगे 15 रुपए से। 200 इंटू 15 कितना होता है 3000 रुपए। ठीक है जी, ध्यान से प्लीज अब पेन छोड़ दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल हम जो क्रेडिट करेंगे वो 20 रुपए से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम इस शेयर को पेड अप तो कितना मान रहे हैं 20 रुपए मान रहे हैं, मतलब हमने लिए 15 भले ही हैं लेकिन हम जो उसको बेनिफिट दे रहे हैं वो 20 रुपए का दे रहे हैं। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारी 20 रुपए के हिसाब से मतलब 4000 रुपए से ही क्रेडिट होगी। अब ध्यान रखें हम यहां पर जो 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है जो सेक्शन 53 में कहा गया है। डिस्काउंट पे आप जानते हैं ना शेयर्स इशू नहीं किए जाते, वो वॉइड होता है, ये वो डिस्काउंट नहीं है। यहां डिस्काउंट का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यहां डिस्काउंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जितना आपने पिछले वाले शेयर होल्डर से पैसा लिया है मैक्सिमम इतने तक का डिस्काउंट आप दे सकते हैं। आपने पिछले वाले शेयर होल्डर से कितने रुपए ले रखे हैं 2000 रुपए, लेकिन आप यहां डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 5 रुपए पर शेयर, मतलब 200 पर 5 रुपए पर शेयर, मतलब 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर कितना 1000 रुपए। तो आप ये समझिए कि शेयर फॉरफिटेड जो है आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है, यहां पर हम यूज कर रहे हैं इस शेयर फॉरफिटेड के खाते को, तो हम यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू का अकाउंट नहीं खुलेगा, वो सेक्शन 53 मना करता है, ध्यान रखना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो पिछले वाले ने पैसे दिए उन्हीं पैसों को यूज कर रहे हैं नए वाले शेयर होल्डर को डिस्काउंट देने के लिए। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम 200 इंटू 5 रुपए का 20 रुपए का हम पेडअप दे रहे हैं, 15 रुपए उसे लिए हैं, तो हम 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये यहां पर ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट ऐसे देना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू का खाता नहीं खोलना है। ठीक है जी। अब हमने कहा जब शेयर री इशू हो जाते हैं तो हमें एक बाय डिफॉल्ट एंट्री पास करनी होती है, खुद से ही पास करनी होती है। अब आप जरा खुद सोचिए, शेयर फॉरफिचर के बैलेंस, जो शेयर फॉरफिचर का खाता है उसमें 2000 का बैलेंस था, मतलब वो 2000 से क्रेडिट था। आपने 1000 से डेबिट कर लिया, मतलब 1000 यूज कर लिया, तो 1000 तो अभी भी है। तो हम जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, कितना ट्रांसफर करें, रिमेनिंग 1000, तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। भाई सिंपल सा फंडामेंटल समझो, री इशू होने के बाद शेयर फॉरफिचर का खाता खुला नहीं रहना चाहिए, उसमें जितना भी बैलेंस बचा हुआ है दैट शुड बी ट्रांसफर्ड, मस्ट बी ट्रांसफर्ड समवेयर, और वो जगह कौन सी है, कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि हमने यहां पर 2000 रुपए पिछले वाले से रिसीव किए थे, उसमें से 1000 रुपए हमने यूज कर लिया डिस्काउंट देने के लिए, तो रिमेनिंग 1000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मान लो हमने
इस नए वाले शेयर होल्डर को 2000 का ही डिस्काउंट दिया होता, मतलब पूरे का पूरा ही डिस्काउंट दे दिया होता, फिर कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाता, पूरे का पूरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2000 से क्रेडिट था, वही 2000 से डेबिट हो जाता। चलिए यहां पर हमने कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, 1000, और ध्यान रखें 1000 ऑप्शंस में ही नहीं है, डी इज द आंसर। ठीक है, तो इस बात की भी दिमाग में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है, कभी कभी ही सही लेकिन हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ₹1000 is the answer. Question number 62. R Limited forfeited 200 shares of ₹10 each, 8 per share being called up. कह रहा अभी तक हमने कितने कॉल्ड अप किए, 8 रुपए, on which a shareholder paid application and allotment money of ₹5 per share. कहता 8 रुपए में से 5 रुपए दे चुका, but did not pay the first call money of ₹3 per share. हमने 8 मंगवाए और एप्लीकेशन अलॉटमेंट की अगर मिला दे तो कह रहा 5 रुपए वो दे चुका है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए हैं और इसलिए हमने उसके शेयर जो है फॉरफिट कर दिए। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात क्या है, दो बातें यहां ध्यान देने वाली है। पहली बात ये कि जो हमने शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं सारे के सारे री इशू नहीं किए, 150 शेयर्स री इशू किए हैं। फॉरफिट कितने किए थे, 200 शेयर, री इशू कितने कर रहे हैं, 150 शेयर्स। और दूसरी बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तो वो 8 रुपए कॉल्ड अप था, लेकिन री इशू करते वक्त हम कह रहे हैं कि हम उसको फुल्ली पेड अप शेयर दे रहे हैं और 8 रुपए पर दे रहे हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब समझते हो, 10 रुपए का शेयर हम उसको 8 रुपए में दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसे 2 रुपए का यहां पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अब मैं लॉजिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा किस सिचुएशन में होता है। फिलहाल के लिए हम पहले अपने बेसिक काम पर फोकस करेंगे। पहले तो फॉरफिचर की एंट्री बताओ। ये सर फॉरफिचर तो 200 ही शेयर किया है तो एंट्री तो 200 ही शेयर से करेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल 200 शेयर से करेंगे। शेयर कैपिटल कितनी डेबिट करोगे, सर जिस टाइम पे फॉरफिट कर रहे हैं उस टाइम पर 8 ही कॉल्ड अप है, तो 200 को तो 8 से ही मल्टीप्लाई करके हम 1600 रुपए यहां पर लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कितने रुपए उसने नहीं दिए हैं, सर 200 इंटू 3 रुपए नहीं दिए हैं, 600 रुपए, और 5 रुपए वो दे चुका है, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 इंटू 5 1000। यहां तक तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद बात करते हैं री इशू की। जो कह रहा है वैसे कर दो ना, लॉजिकली अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले जो कह रहा है वो कर दो आप। वो कह रहा है कि हम ये शेयर जो इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, पहली बात तो सारे नहीं कर रहे, 150 शेयर ही री इशू कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा 8 रुपए का री इशू कर रहे हैं, तो ठीक है 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 150 इंटू 8 कितना होता है, 150 इंटू 8 1200 रुपए होता है। कह रहा लेकिन जो शेयर दिया है ना वो फुल्ली पेड अप दिया है, शेयर फुल्ली पेड अप दिया है। कहने का मतलब ये है, कह रहा इक्विटी शेयर कैपिटल को जब आप क्रेडिट करो तो ध्यान रखें इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी या शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होगी तो वो तो पूरे 10 रुपए से ही कर दिए आपने। मतलब 150 शेयर हम 10 रुपए के हिसाब से ही क्रेडिट करेंगे और इन 150 शेयर पर आप 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 300 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट हम यूज कहां से करेंगे, इसी शेयर फॉरफिचर के खाते से। मतलब यहां पर हम डिस्काउंट और इशू का कोई खाता नहीं खोलते, हम यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का खाता खोलते हैं, मतलब यूज करते हैं। खोल दे तो क्या, खुला तो हुआ ही है, उसको यूज करते हैं। 150 इंटू 2 300 रुपए का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। अब सर जो हमारे दिमाग में सवाल घूम रहे हैं उनका जवाब कौन देगा, मैं ही दूंगा और कौन देगा। सुनिए मेरे बातों का जवाब, जो आपके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं उनका जवाब सुनिए। पहला सवाल ये कि सर यहां पर हम क्योंकि जो शेयर्स री इशू कर रहे हैं वो सारे के सारे नहीं कर रहे, तो इस बार क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा। सारे शेयर री इशू नहीं हुए, सारे शेयर री इशू हो जाते फिर मैं कुछ नहीं सोचता, फिर मैं कहता ठीक है 1000 रुपए का मेरा मुनाफा हुआ है, 300 का डिस्काउंट दिया है, 700 रुपए ट्रांसफर मार दो। इस बार लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सारे शेयर री इशू नहीं हुए हैं, अभी भी 50 शेयर री इशू होना बाकी हैं। अभी नहीं हुए तो क्या हुआ, अभी उसका ग्राहक नहीं मिला तो क्या हुआ, आगे तो मिल सकता है।
वो 50 शेयर अभी री इशू होना बाकी है। तो इस बार जो ये बाय डिफॉल्ट एंट्री होगी तो सही, ऐसा नहीं है कि जब सारे ही शेयर री इशू हो जाएंगे तब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, नहीं, जितने जितने शेयर्स आप री इशू करते जा रहे हैं उसका हिस्सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाइए। अब वो कैसे करना है यही मुझे एक्सप्लेन करना है। तो दो बातें यहां पर आपके दिमाग में चल रही होंगी। पहली बात का जवाब मैं यहां देने लगा हूं, मैं कह रहा हूं इस बार भी हम शेयर फॉरफिचर का बैलेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सोचने का तरीका क्या होगा, मैं आपको सीधा सीधा एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनेगा। आप मुझे ये बताइए, आपको हर एक शेयर पर फायदा कितने का हुआ था? सर जो पिछला शेयर होल्डर था उससे 8 रुपए मांगे थे, 3 रुपए बस नहीं दिए थे, 5 रुपए तो वो दे चुका था, मतलब मुझे हर एक शेयर पर 5 रुपए का फायदा हुआ। और मैंने इस 5 रुपए के फायदे में से नए वाले शेयर होल्डर को 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 5 रुपए पिछले वाले से मिले, 2 रुपए जो हैं उस 5 रुपए में से मैंने यूज कर लिए, तो मेरी जेब में नेट फायदा तो जो बचा वो 3 रुपए का बचा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो क्योंकि 5 रुपए मेरी जेब में आए थे, 2 रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया नए वाले शेयर होल्डर को, तो पर शेयर मेरा जो प्रॉफिट है वो 3 रुपए का है। तो 150 शेयर क्योंकि आपने री इशू किए हैं, 200 नहीं किए हैं, 150 शेयर री इशू किए हैं, तो 150 इंटू 3 रुपए मतलब 450 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। मतलब जितने शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं, पहली बात उतने ही शेयर्स कंसिडर कर रहे हैं। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? 150, 200 नहीं कर रहे। और कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दूं? हमने जितना डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो हमारे पास बचा वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3 रुपए कैसे आया? ये 3 रुपए आया सर, 5 रुपए हमें मिले थे, 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास 3 रुपए बचे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझ में आता है? हाँ सर इतना समझ में आता है। अब आप मुझे शेयर फॉरफिचर के खाते पर एक बार नजर डालिए। सर हमारे पास 1000 रुपए का बैलेंस आया था टोटल, 300 रुपए तो हमने डिस्काउंट दे के यूज कर दिया और 450 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। मुझे एक सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या शेयर फॉरफिचर का बैलेंस जो है क्लोज हो चुका है? क्या शेयर फॉरफिचर का अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है? नहीं सर अभी क्लोज नहीं हुआ। 1000 रुपए का क्रेडिट है, 1000 रुपए का क्रेडिट है, लेकिन डेबिट तो 750 से ही हुआ है। 1000 रुपए एक बार क्रेडिट हुआ, लेकिन जब हमने डेबिट करने की बात करी तो एक बार 300 डेबिट किया और एक बार 450 डेबिट किया। मतलब ये कि अगर आप अभी भी देखोगे तो 250 रुपए का बैलेंस अभी भी शेयर फॉरफिटेड के खाते में बचा हुआ है। और आप समझ जाइए ये 250 रुपए उन्हीं शेयर्स का है जो अभी रीइश्यू नहीं हुए। अगर मैं यहां पर आपसे शेयर फॉरफिटेड का अकाउंट बनवाऊं तो आपको दिखेगा उसमें 250 रुपए का बैलेंस बचेगा। 1000 रुपए तो आए थे, लेकिन हमने 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 450 रुपए यूज कर लिए, 450 रुपए सीआर में ट्रांसफर कर दिए, 250 तो अभी भी बचे हुए हैं। और ये 250 उन्हीं शेयर का प्रॉफिट है जो हमने अभी तक रीइश्यू नहीं किए। हमने कितने शेयर्स रीइश्यू नहीं किए? सर 200 में से 150 तो रीइश्यू कर दिया, मतलब 50 रीइश्यू नहीं किए। और आपको हर एक शेयर पर कितने रुपए का फायदा हुआ था? सर 5 रुपए का फायदा हुआ था। हर एक शेयर पर कितने का फायदा हुआ था? ये रहा 5 रुपए का फायदा हुआ था। तो 50 शेयर का फायदा कितना हुआ? 250 रुपए। तो वो 250 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बचे हुए। तो सर उनको क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई वो शेयर री इश्यू होंगे तब पता लगेगा ना कि उन पे डिस्काउंट कितना देंगे, क्योंकि वो 50 शेयर जब तक री इश्यू नहीं हो जाते हमें खुद ही नहीं पता कि डिस्काउंट कितना देंगे। क्या पता कल को हमारे शेयर का भाव क्या हो, क्या पता हमें कल को ये शेयर 3 रुपए डिस्काउंट पे देना पड़ जाए, 4 रुपए डिस्काउंट पे देना पड़ जाए, हो सकता है 5 रुपए डिस्काउंट पे देना पड़ जाए, हो सकता है ना। क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि वो बचे हुए 50 शेयर जब री इश्यू होंगे वो कितने डिस्काउंट पर होंगे, इसलिए उनका बैलेंस हम अभी भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही छोड़ देते हैं। तो आप देखिए यहां पर ना जो आपने री इशू किए हैं, कितने शेयर री इशू किए हैं? 150। 150 शेयर का मुनाफा कितना होता है? सर 150 शेयर का मुनाफा होता है, मल्टीप्लाई करो ना 150 इंटू 5, 750। तो आपने अभी 750 ही तो यूज किए हैं 300 रुपए डिस्काउंट देने के लिए, और बाकी का 450 आपने ट्रांसफर मार दिया। कहां ट्रांसफर मार दिया? सीआर में। भाई जो 150 शेयर री इशू किए हैं उनका प्रॉफिट 750 रुपए है, और 750 में से 300 आपने डाल दिए कहां पर? डिस्काउंट देने के लिए यूज कर लिया, और 450 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में।
उस 150 शेयर का मुनाफा हमने देख लिया, अच्छा 750 है क्योंकि ये री इशू हो चुके हैं, तो जितना डिस्काउंट देने में यूज कर लिया, बचा हुआ सीआर में ट्रांसफर कर दो, और जो री इशू नहीं हुए हैं उनको अभी भी शेयर फॉरफिटेड के खाते में रहने दीजिए। पहली बात का जवाब मैंने दे दिया, मतलब कि सीआर में कैसे ट्रांसफर होता है। दूसरी बात का जवाब, सर जब शेयर फॉरफिट हुए थे तब ये शेयर 8 रुपए कॉल्ड अप था, री इशू के टाइम पर 10 रुपए कॉल्ड अप है, 10 रुपए हमने 10 रुपए का शेयर दिया है, ऐसा क्यों? अब आप जरा सोचिए, मान लीजिए हमने जब फॉरफिट किया तो हमने तब तक फाइनल कॉल मंगवाई नहीं थी। फिर से बोलता हूं, हमने जब फॉरफिट किया तब तक हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही पैसा मंगवाया था। मतलब ये जो है ना, मान लो मई का महीना था, मई के महीने में हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई, उसने नहीं दी, हमने 14 डेज का एक नोटिस दे दिया, और उसने नहीं दिया तब भी नहीं दिया, हमने उठा के शेयर फॉरफिट कर दिया। अब हमने अभी ना उनको रीसेल नहीं किया, मतलब री इशू नहीं किया, और जून में फाइनल कॉल की डेट आ गई। इन शेयर्स को री इशू करने से पहले ही फाइनल कॉल की डेट आ गई, मतलब हम री इशू करते उससे पहले ये शेयर फुली कॉल्ड अप हो गया। जून में फाइनल कॉल की डेट आ गई और हमने फाइनल कॉल बचे हुए शेयर होल्डर से मंगवा लिया, और जुलाई में हमने इन शेयर को री इशू कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात को? जिस डेट पर फॉरफिट किया था उस डेट पर हो सकता है कि ये शेयर जो है वो पार्टली कॉल्ड अप हो, और री इशू से पहले ही बीच में फाइनल कॉल की डेट आ गई, और फाइनल कॉल की डेट आते ही हमारा शेयर फुली कॉल्ड अप हो गया। अब क्योंकि जो सारे शेयर्स हैं वो फुली कॉल्ड अप हैं, तो आप मुझे बताइए, इस नए वाले इंसान को जो मैं शेयर रीसेल करूंगा तो क्या इससे पूरे 10 रुपए की डिमांड ना करूं, इसको पूरा फुली पेड अप शेयर ना दूं? मतलब बाकी सबका शेयर फुली पेड अप और इसका पार्टली पेड अप, कैसे पॉसिबल है? तो आप समझिए, कई बार क्या होता है कि जब हम फॉरफिचर कर रहे होते हैं उस डेट तक शेयर पार्टली कॉल्ड अप था, लेकिन जब री इशू करने की वक्त आया तब तक शेयर फुली कॉल्ड अप हो चुका है, मतलब बीच में ही फाइनल कॉल की डेट पड़ गई होगी। इस वजह से ये जो है, अब जब हम री इशू कर रहे हैं तो फुली कॉल्ड अप के बेसिस पे कर रहे हैं। आई होप कि मेरी इस बात का जवाब भी आपको मिल गया हो गया। देखो, एक बात मुझे यहां पर आपको और बतानी है कि ये जो 450 का प्रॉफिट जो हमने सीआर में ट्रांसफर किया है ना, इसका एक ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी होता है। जब हम रेगुलर बैच लेते हैं तो मैं प्रॉपर एक वर्किंग नोट भी बनवा देता हूं, शॉर्टकट तो बताता ही हूं क्योंकि एमसीक्यू में हमें शॉर्टकट से पता हो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये एक वर्किंग नोट भी मैं बनवा देता हूं जब हम रेगुलर बैच लेते हैं। मैं समझा देता हूं इस वर्किंग नोट को। देखो, हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 200 शेयर्स पर 1000 का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमने शेयर्स री इशू जो किए हैं वो 150 किए हैं, तो 150 शेयर के रिस्पेक्ट वाला ही प्रॉफिट सीआर में जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, 200 शेयर का प्रॉफिट इतना है, तो 150 शेयर्स का कितना होगा? 150 शेयर का कितना है? 750। 1000 रुपए 200 शेयर्स का प्रॉफिट है, तो 150 का कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं 150 को यहां पर 5 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस 1000 को जब आप 200 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली एक शेयर का प्रॉफिट आ जाता है जो कि 5 रुपए है। तो अगर 1000 रुपए 200 का है तो 150 के लिए कितना होगा? 750, जिसमें से आपने डिस्काउंट देने के लिए कितना यूज कर लिया? 300 रुपए। तो 750 रुपए 150 शेयर्स का प्रॉफिट था, 300 रुपए यूज हो चुका, तो बचा हुआ 450 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये मैं एक वर्किंग नोट ऑल्टरनेटिवली बता दिया करता हूं, क्योंकि जो बहुत टिपिकल, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर कई कबार शॉर्टकट जो है फेल भी हो जाता है, लेकिन ये तरीका ऐसा है जिसमें शॉर्टकट फेल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर हमारा क्या होगा? डी इज द आंसर, 450। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 59 के टॉप पे लिखा था फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट पार, फिर 60 के टॉप पे लिखा था फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम, ऐसे ही 61 के टॉप पे लिखेगा फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट। यहां पर हमने फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू किया था, और ठीक ऐसे ही आप चाहें तो 62 के टॉप पर भी लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 61 देखोगे तो देखो कब आया था ये, दिसंबर 1999 का क्वेश्चन है, मैं स्कूलिंग कर रहा था तब। और यही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जून 2021 के पेपर में आया, आप पढ़ के देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन में जो हमने 61 किया था, आंसर क्या आया था? 1000 आया था। ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए हमने नन ऑफ द अबव टिक किया था, लेकिन जब ये जून 2021 में आया तो यहां पर ऑप्शन में 1000 आंसर में है। ऑफ कोर्स ये हमने किया हुआ है, मैं ये वापस से नहीं करवा रहा हूं, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पुराने क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में एज इट इज आते हैं। आईसीएसआई ने 1999 में पूछकर वापस से जून 2021 में पूछा।
ऐसे ही जो हमारे रेगुलर बैच की जो बुक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करें जब हम रेगुलर बैच लेते हैं, और वहां पर मैं वो सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं जिसकी आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। इवन मैं रिवीजन क्लासेस में भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं थ्रू आउट रिलेवेंट रहूं, मैं कहीं पर भी टाइम आपका खराब ना करूं, क्योंकि आपका टाइम ऑफ कोर्स प्रेशियस है। हम भले ही रिवीजन थोड़ी तसल्ली से कर रहे हैं, लेकिन कर काम की रहे हैं, ऐसे ही रिवीजन कर रहे हैं कि आपको उसका फायदा हो। हम सारे क्वेश्चंस वो कर रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस है या एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 63 आप ऑफ कोर्स कर ही लेंगे मुझे लगता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 64 को हम करें, उससे पहले ना मुझे एक छोटी सी बात आपको एग्जाम्पल की मदद से समझानी है। पहले मैं वो समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। अब ये बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कहने को तो बड़ी बेसिक सी बात है, पर बहुत से बच्चे ना इस छोटी सी बात पर थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो, क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू में आपसे गलती करवा सकती है अगर इस बात पर क्लैरिटी ना हो। तो ध्यान से प्लीज सुनिएगा। मान लीजिए हम एक 10 रुपए वाला जो शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब इशू प्राइस 15 रुपए है, और हमारे जो पैसे आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में 5 रुपए हम एप्लीकेशन पर मंगवा रहे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पर मंगवा रहे हैं, और 2 रुपए हम फाइनल कॉल पर मंगवा रहे हैं, और टोटल हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 10 रुपए फेस वैल्यू के आ जाएंगे। और जो ये 5 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये हम अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवा रहे हैं, मतलब यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवा रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 15 रुपए आ जाएंगे। और अगर मैं टोटल पैसा देखूं तो हमारे पास कैसे कैसे आ रहा है? पहली इंस्टॉलमेंट में 5, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 8 रुपए, जिसमें 3 रुपए फेस वैल्यू के और 5 रुपए प्रीमियम के, और 2 रुपए ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन के बाद हमारे पास एप्लीकेशन तक 5 रुपए आ चुके होंगे, तो हम ये कहेंगे कि हमारा शेयर जो है, हमारा शेयर जो है वो 5 कॉल्ड अप है। हमारा शेयर कितना कॉल्ड अप है? हमारा शेयर 5 कॉल्ड अप है। हम एप्लीकेशन के बाद ऐसे संबोधित करेंगे लोगों को कि ये देखो हमारा शेयर 5 रुपए कॉल्ड अप है। ठीक है जी। जैसे ही हम अलॉटमेंट भी मंगवा लेंगे, कहने को तो हमारे पास 13 रुपए आए हैं, लेकिन जब हम वर्ड यूज करते हैं कॉल्ड अप, तो वो हमेशा यूज होता है विद रेफरेंस टू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। मतलब ये कि अलॉटमेंट की स्टेज बीतते ही, इस स्टेज के बाद भले ही सामने वाले ने हमको 13 रुपए दे दिए हों, लेकिन हम ये बोलेंगे कि हमारा शेयर जो है वो 8 कॉल्ड अप है। कितना कॉल्ड अप है? 8 कॉल्ड अप है। जब हम वर्ड बोलते हैं कॉल्ड अप, वो हमेशा शेयर के फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। भले ही अलॉटमेंट के स्टेज तक हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिसीव हुआ है, लेकिन जब हम एक शेयर की बात करते हैं तो शेयर हमेशा हम अपनी बैलेंस शीट में पार वैल्यू पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं। पार वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास कितने पहुंच चुके हैं अलॉटमेंट की डेट तक? 8 रुपए। तो हम बोलेंगे ये 8 कॉल्ड अप है। और जैसे ही हम फाइनल कॉल भी मंगवा लेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा शेयर जो है अब फुली कॉल्ड अप है। मेरी बात आपको समझ में आती है? मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा रीफ्रेज करता हूं वापस से। मान लो कि हमारा 5 रुपए का ही प्रीमियम है, लेकिन इस बार ना हमने प्रीमियम टुकड़ों में मंगवाया। हमने 2 रुपए का प्रीमियम यहां मंगवाया, 3 रुपए का प्रीमियम यहां मंगवाया, और 5 रुपए टोटल आ गए। हमारे पास 7 रुपए यहां पर आए, 6 रुपए यहां पर आए, और 2 रुपए यहां पर आए। ठीक है ना? अभी भी वही बात है। अभी भी क्या हमारा कहने का कुछ जो हमारा तरीका है बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अभी भी हम एप्लीकेशन के बाद क्या बोलेंगे? भले ही हमें एप्लीकेशन पर 7 रुपी रिसीव हुआ है, बट हम अभी भी क्या कहेंगे कि शेयर इज 5 कॉल्ड अप। एप्लीकेशन के ठीक बाद अगर हमें बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? शेयर इज 5 कॉल्ड अप। अलॉटमेंट के बाद क्या बोलेंगे? शेयर इज 8 कॉल्ड अप। और फाइनल कॉल मंगवाते ही हम बोलेंगे शेयर इज फुली कॉल्ड अप। इस छोटी सी बात को याद रखिएगा। और आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप उस क्वेश्चन के साथ लिख भी लीजिए, क्योंकि इस लाइन का यूज वहां पर होगा भी। जो मैंने आपको भी बात बताई ना, ये क्वेश्चन 64 में यूज भी होगी। तो 64 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये बात लिख भी लीजिए, एज अ नोट आप ये बात लिख लीजिए। दी वर्ड कॉल्ड अप is always used with reference to
फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। चलिए जाइए अब क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ते हैं। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 64, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आगे वर्ड देखो क्या कहता है, 7 कॉल्ड अप। पहली बात बताइए, ये 7 रुपए जो है ये फेस वैल्यू है या फिर इसमें प्रीमियम इंक्लूड है? सर कॉल्ड अप वर्ड लिखा है, इसका मतलब सिर्फ फेस वैल्यू की बात हो रही है। और ये एक और रेफरेंस निकलता है, इन्फ्रेंस निकलता है यहां से कि 3 रुपए की फाइनल कॉल अभी हमने मंगवाई ही नहीं है, अभी हमने कॉल ही नहीं करी, अभी हमने कॉल ही कितना किया, 7 रुपए। क्योंकि ये कॉल्ड अप वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये 7 रुपए सिर्फ फेस वैल्यू है, प्रीमियम की बात अलग से होगी। और उसने बोला भी है कि इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हमारा शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का 20% मतलब 2 रुपए का हमारा प्रीमियम। प्रीमियम जनरली कब आता है? अलॉटमेंट पर, लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है वो, और क्वेश्चन ने लिख भी दिया यहां पर कि ये प्रीमियम कब आएगा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब ये कि प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर हमें आना है 2 रुपए का, ठीक है जी, वो 7 रुपए से अलग है। अच्छा आगे बोलता है, ये शेयर जो है फॉरफिट हमने क्यों किए हैं? क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया होगा। क्या कहता है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। कह रहा हमने ये जो शेयर फॉरफिट किए हैं क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 4 रुपए का, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 2 रुपए का, और इसलिए हमने उसके शेयर जो है फॉरफिट कर डाले। अब यहां पर प्लीज ध्यान से, हम फॉरफिचर कर रहे हैं ऐसे शेयर्स का जो कि प्रीमियम पे इशूड है, और प्रीमियम का डेबिट होना या ना होना इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो मिला है कि नहीं मिला है। हमने क्या बात लिखी थी? अगर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो इसका मतलब उसके ऊपर सेक्शन 52 लगना शुरू हो गया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को फिर हम डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि डेबिट कर दिया तो वो गलती से शेयर फॉरफिट खाते में चले जाएगा, और शेयर फॉरफिटेड के खाते में सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं जा सकता, सिर्फ वही अमाउंट जाता है जो कि रिसीव होता है टुवर्ड्स फेस वैल्यू, ठीक है। और अगर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव ही नहीं हुआ, फिर इसका मतलब उसमें सेक्शन 52 अभी लग ही नहीं रहा, फिर हम डेबिट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब सामने वाले ने हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब फॉरफिचर के टाइम पर वी कैन डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम। आती है बात समझ में? अच्छा आगे बोलता है कि इनमें से ना, लेकिन हमने सिर्फ 600 शेयर्स ही हैं जो री इशू किए हैं एज फुली पेड अप फॉर ₹8.5 पर शेयर। पहली बात तो सारे शेयर री इशू नहीं किए, 600 शेयर री इशू किए, फुली पेड अप री इशू किए हैं। मतलब कहने का ये है कि जब हमने फॉरफिट किए थे तब 7 कॉल्ड अप थे, और जब री इशू कर रहे हैं तो फुली पेड अप कर रहे हैं। इसका मतलब जब फॉरफिचर किया और री इशू किया, बीच में पक्का पक्का हमने फाइनल कॉल ड्यू करके मंगवा ली होगी, तभी ये शेयर फुली पेड अप हो चुका होगा एट द टाइम ऑफ री इशू। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पता है भाई ठीक है, हम जब री इशू कर रहे हैं तो हमें 10 रुपए का शेयर री इशू करना है। यहां पे जब री इशू हो रहे हैं 10 रुपए का शेयर री इशू करना है, 8.5 में री इशू कर रहे हैं, इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितने रुपए का? 1.5 रुपए का डिस्काउंट देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना प्रॉफिट जो है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये ना एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसकी भी आपको जर्नल एंट्रीज करवा दूं, और फिर इसके बाद हम अपने जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे, रीसेंट एग्जाम में जितने भी आए हुए हैं, तो वो हम फिर जो मांगेगा वही कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां पर आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू? सर कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपए है, और जो कि हमेशा फेस वैल्यू ही होती है, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर आना है, इसका मतलब 7 रुपए के साथ साथ 2 रुपए प्रीमियम के भी आने चाहिए अपने पास। 10 इंटू 20%, 2 रुपए। टोटल हमने 9 रुपए मंगवाए होंगे। इस 9 रुपए का बाइफर्केशन ना उसने हमको दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया, लेकिन जितना दिया है उससे हम पूरा कर सकते हैं। ये तो समझ में आता है कि 3 किश्तें हो चुकी हैं, एक एप्लीकेशन की, एक अलॉटमेंट की, और एक फर्स्ट कॉल की। एक फाइनल कॉल अभी रहती है, तभी 7 कॉल्ड अप है ना। अच्छा 2 किश्तों की तो इंफॉर्मेशन उसने खुद ही आपको दे दी है। फर्स्ट कॉल कितने की बताई है उसने? देख के बताओ, फर्स्ट कॉल कितने की बताई है? सिर्फ 2 रुपए की बताई है। ये कितने की बताई है? 4 रुपए की बताई है। 9 रुपए में से 6 रुपए का हिसाब हो गया, तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितने रुपए की रही होगी? 3 रुपए की। ये बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। क्वेश्चन एनालाइज करवा रहा हूं। ये 2 किस्तें उसने नहीं दी हैं, ये 2 किस्तें नहीं दी हैं, दिस इज नॉट पेड। ये उसने दे दी है, ये पेड है।
मतलब उसने ले दे के हमें सिर्फ 3 रुपए दिए है ना। अब हम अगर फॉरफिचर की एंट्री करते हैं, तो बताइए कैसे करेंगे। सर फॉरफिचर की एंट्री करने के लिए आपको पहले तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो। 1000 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से ही हम डेबिट करते हैं, तो 7000। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम ध्यान रखें डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज अनपेड। लिखना चाहो तो लिख लो उसके आगे, अनपेड है ना इसलिए डेबिट मार रहे हैं। कितना डेबिट करेंगे सर, 2 रुपए है तो 2000 रुपए। टू कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एरियर्स कितना है सर, ये 4 नहीं दिए, ये 2 नहीं दिए, मतलब 6 रुपए नहीं दिए। 1000 इंटू 6, 6000। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 1000 इंटू 3, 3000। एंट्री देखो मैच हो गई है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटीज में यहां पर क्यों डेबिट किया है, बिकॉज यहां पर वो मिला ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं री इशू की। ये तो हो गई फॉरफिचर की एंट्री, अब बात करते हैं री इशू की। री इशू के टाइम पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने रुपए से डेबिट करें सर, हम यहां पर 600 शेयर री इशू कर रहे हैं, पहली बात सारे नहीं कर रहे हैं, और 600 शेयर्स पर हम 8.5 रुपए के हिसाब से कैश मंगवा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, यहां पर बता रखा है उसने 600 शेयर्स पर 8.5 रुपए के हिसाब से कैश मंगवाने का मतलब 5100 हो गया। 1.5 रुपए का डिस्काउंट कहां से प्रोवाइड करेंगे, शेयर फॉरफिटेड के खाते से। शेयर फॉरफिट के खाते से हम 1.5 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो 600 इंटू 1.5, 600 इंटू 1.5 होता है 900 रुपए। टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर दे रहे हैं ना, तो पूरे पूरे 10 रुपए फेस वैल्यू से ही हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 6000 रुपए। ये हमारी हो गई रीइशू और फॉरफिचर की एंट्री। ठीक है, ये हमारी फॉरफिचर की एंट्री है, और ये हमारी री इशू की एंट्री है। और हम एक एंट्री जो बाय डिफॉल्ट खुद से मारते हैं वो कौन सी है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। और बताइए जी क्या होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सर देखो, हमें हर एक शेयर पर 3 रुपए का फायदा हुआ है। भाई उसने ले दे के आपको बस एक 3 रुपए की एप्लीकेशन तो दी है। हमें यह भी बात पता है कि हम जितने शेयर्स री इशू करते हैं, सिर्फ उतने ही शेयर्स के रिस्पेक्ट में जो प्रॉफिट हमारा बच गया है वो सीआर में जाता है। जो शेयर अभी हमने री इशू नहीं किए उसको हम अभी शेयर फॉरफिचर के खाते में पड़े रहने देंगे, जब वो री इशू हो जाएंगे तब उसका बैलेंस सीआर में जाएगा। फिलहाल क्योंकि 600 शेयर री इशू किए हैं इसलिए 600 शेयर्स पर ही बात की जाएगी। हमें हर एक शेयर पर 3 रुपए का फायदा हुआ, ये लिखा हुआ है, और हमने हर एक शेयर पर 1.5 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब मेरे को हर एक शेयर पर 1.5 रुपीज बचे हैं। तो 600 शेयर हम अगर री इशू कर रहे हैं तो 600 इंटू 1.5, 900 रुपए हमारा चले जाएगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हम यहां पर शेयर फॉरफिचर वाली जो शेयर फॉरफिटेड से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, वो कितना ट्रांसफर करेंगे, 900 रुपए। मैं अभी थोड़ा सा इसको एनालाइज करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, 600, किससे मल्टीप्लाई करें, 1.5। ये 1.5 कहां से आया सर, हमें टोटल फायदा 3 रुपए का हुआ था, जिसमें से हमने 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास 1.5 रुपए का प्रॉफिट बच गया, और ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 900 रुपए। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए प्लीज अपने हो सके तो पेन छोड़ें, सामने देखें, मेरी बातों को सुने ध्यान से। हमारे शेयर फॉरफिचर के बैलेंस में 3000 रुपए रखे हुए थे, जिसमें से हमने 2 बार डेबिट मारे 900 और 900, मतलब 1800 रुपए हमने खपा दिया। 1800 रुपए खपा दिया मतलब यूज कर लिया। 3000 में से 1800 यूज कर लिया, इसका मतलब 1200 अभी उसमें बचा हुआ है। और 1200 रुपए आप देखिए समझिए, ये उन्हीं शेयर्स का मुनाफा है जो हमने अभी री इशू नहीं किए। आपने कितने शेयर्स री इशू नहीं किए, 400 शेयर्स री इशू नहीं किए।
एक शेयर का आपको कितना बेनिफिट हुआ था? सिर्फ 3 रुपए उसने एप्लीकेशन के दिए थे, वही हमारा बेनिफिट था। मतलब ये कि 400 शेयर्स का फायदा 3 रुपए के हिसाब से 1200 बनता है, और 1200 रुपए अभी हम शेयर फॉरफिटेड के खाते में ही छोड़ देंगे। कब तक छोड़े रखेंगे? जब तक वो री इशू नहीं हो जाते। अभी उसको सीआर में क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि जब री इशू होंगे तो हमें कितने का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आप समझिए इस बात को। 3000 का बैलेंस ये रहा, 3000 के बैलेंस में से हमने अभी 1800 ही यूज किया है, तो अभी इसके अंदर 1200 हमारा बचा रह गया है। ठीक है जी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर इसने पूछा है कितना बैलेंस जो है सीआर में ट्रांसफर होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये हमने 900 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं, इसको कैलकुलेट करने का जो शॉर्टकट है वो तो है ही कि हमें 3 रुपए का फायदा हुआ, 1.5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो पर शेयर हमें 1.5 रुपए का फायदा बचा। तो जितने शेयर्स री इशू किए उससे मल्टीप्लाई कर दो 600 इंटू 1.5। इसको निकालने का ये भी एक तरीका है, जैसे मैंने पहले भी आपको ये वर्किंग नोट दिखाया था। और ये तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, और इन 1000 शेयर्स पर हमें फायदा कितने का हुआ था? 3000 रुपए का। नहीं, ऐसे ही हुआ था ना, 1000 शेयर्स पर हमें कितने का फायदा हुआ था? 3000 रुपए का। हम री इशू कितने कर रहे हैं? 600 शेयर्स। तो पहले आप 600 शेयर्स का प्रॉफिट अलग कर लो, क्योंकि हमें यही जो है इसी में से ही डिस्काउंट देना है और बचे हुए को सीआर में ट्रांसफर करना है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 3000 रुपए 1000 शेयर्स का मुनाफा है तो 600 शेयर्स का कितना होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, 3000 1000 का है तो 600 का कितना है? बेसिकली देखोगे तो हम 600 को 3 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, 1800 आ जाएगा। फिर हमने इसमें से डिस्काउंट कितना दिया है? 900 रुपए का, और जो बच गया वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? सीआर में। तो अगर आपको ये वर्किंग नोट भी नोट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिसंबर 2020 में आया और हमारे इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। जैसे कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एज इट इज आते हैं। तो आइए जरा पढ़ते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट और एनी ऑफ द अबव। देखो अगर हम नॉर्मली जब बात करते हैं कि शेयर्स इशू कैसे हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं या तो पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे इशू होंगे, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते क्योंकि सेक्शन 53 मना करता है। लेकिन जब हम फॉरफिटेड शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं तो यहां पर डिस्काउंट सेक्शन 53 वाला का रेफरेंस नहीं होता। यहां डिस्काउंट का मतलब उस डिस्काउंट से है जो पैसा हमें पिछले वाले शेयर होल्डर ने टुवर्ड्स फेस वैल्यू दिया है, हम मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। या फिर ये कहें कि जितना बैलेंस हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में है उतना डिस्काउंट हम मैक्सिमम नए वाले शेयर होल्डर को दे सकते हैं। और टेक्निकली देखो तो डिस्काउंट कहां हुआ भाई? पिछले वाले ने मान लो आपको 4 रुपए दे दिए और नए वाले से आपने 6 रुपए ले लिए, तो टोटल तो आपके पास शेयर के अगेंस्ट 10 रुपए आ गए ना, तो बात खत्म हो गई। तो डिस्काउंट कहां से हुआ? तो फॉरफिटेड शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब वो डिस्काउंट वर्ड यूज करे तो ध्यान रखें वो सेक्शन 53 वाले डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहा, ये उस डिस्काउंट की बात कर रहा है जो शेयर फॉरफिचर के बैलेंस से दिया जा रहा है। तो फॉरफिटेड शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहे डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, हाँ जी हो सकते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एनी ऑफ द अबव। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये फिर से भी रिपीट हो सकता है। 66 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए, जून 2022 का क्वेश्चन है। The maximum amount of discount on reissue of forfeited shares shall be। अब वही बात पूछ रहा है कि बताओ डिस्काउंट कितना दे सकते हैं मैक्सिमम। पहला ऑप्शन कहता है नॉट एक्सीडिंग द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। कॉल्ड अप अमाउंट से तो कोई एज सच हमारा रेफरेंस होता ही नहीं, हमने कहीं पे कॉल्ड अप अमाउंट का रेफरेंस लिया नहीं जी। इक्वल टू और एक्सीडिंग द फॉरफिटेड अमाउंट, इक्वल टू तक तो बात ठीक थी, लेकिन फॉरफिटेड अमाउंट से एक्सीडिंग, भाई ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन बेकार हो गया। नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यही ऑप्शन ठीक है। डी भी पढ़ लो चलो। अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन ओरिजिनल इशू ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, डिस्काउंट जो हम देते हैं री इशू के टाइम पर, तो हम कितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं? जितना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में हमारा बैलेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 और 68 दोनों दिसंबर 2019 के क्वेश्चन हैं और लगभग एक जैसे क्वेश्चन ही एक ही अटेम्प्ट में पूछ डाले इंस्टीट्यूट ने। आप देखिए पहले 66 पढ़िए। द लॉस और डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में भी, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो सही ऑप्शन क्या मिलेगा? नॉट एक्सीड दी फॉरफिटेड अमाउंट, कि फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। और ए, सी और डी भी लगभग वही ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 67 में थे। 68 देखिए, यहां पर बस उसने एक अलग बात क्या बोली, व्हेन दी फॉरफिटेड शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जब हमने फॉरफिटेड शेयर जो थे मान लो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, भाई जैसे मर्जी इशू कर रखे हो, जब हम री इशू करेंगे डिस्काउंट दिया जा सकता है, और कितना? जितना हमारे शेयर फॉरफिचर में बैलेंस है।
और हम ये भी बात जानते हैं कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में हम उतना ही अमाउंट लेके जाते हैं जो फेस वैल्यू की तरफ रिसीव होता है। अगर शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हो भी रखे तो क्या दिक्कत है, हम प्रीमियम का अमाउंट तो वैसे भी शेयर फॉरफिचर के खाते में लेके ही नहीं गए, है ना। तो मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट यहां पर भी क्या होगा, द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो 68 का भी सही ऑप्शन क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 69, कितना सिंपल क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2021 में आया। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। कह रहा पूरी तरीके से हमने पूरा कॉल्ड अप कर लिया है। फॉरफिट क्यों किए हैं, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब ये कि 10 रुपए में से अगर 3 रुपए नहीं आए, 7 रुपए तो आ चुके होंगे, और यहाँ पर कोई प्रीमियम की बात तो है नहीं, इसका मतलब पूरी की पूरी 7 रुपए हमारी फेस वैल्यू होगी, और ये फेस वैल्यू जो है हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। मतलब देखा जाए तो हमारे पास हर एक शेयर पर 7 रुपए का फायदा है। अब ध्यान रखें, हम सारे शेयर री इशू नहीं कर रहे, हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, 600 शेयर्स री इशू कर रहे हैं। कितने रुपए पर, 9 रुपए पर, और फुल्ली पेड अप मान रहे हैं। इसका मतलब हर एक शेयर पर हम 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। हमें हर एक शेयर पर 7 रुपए का फायदा हुआ है, हर एक शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। नेट फायदा हमारी जेब में कितना आया, 6 रुपए का आया। और यही पूछ रहा है, बता दीजिए कितना अमाउंट सीआर में ट्रांसफर करेंगे। तो हम यहां पर अब कोई एंट्री पास नहीं कर रहे, लॉजिकली हमने सारी बात कर ली है। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भी देखो 7 रुपए का फायदा हुआ था, 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया। 7 रुपए का फायदा, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो हमें 6 रुपए का फायदा हुआ। हम उतने ही शेयर्स का प्रॉफिट सीआर में ट्रांसफर करते हैं जितने की हम शेयर्स री इशू करते हैं। यहां पर शेयर्स री इशू कितने कर रहे हैं, 600, तो 6 इंटू 600, 3600 रुपए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70 जून 2022 में आया, आइए जरा पढ़े। P Limited has a total subscribed capital of ₹10 lakh in equity shares of ₹10 each, of which ₹7.5 were called up। ठीक है जी। कह रहा फिर हमने फाइनल कॉल भी मंगवा ली 2.5 रुपए की। फाइनल कॉल ऑफ 2.5 was made in all amounts paid except the 2 calls of ₹2.5 in respect of 200 shares held by A। अब ध्यान रखें, कह रहा पहले 7.5 रुपए कॉल्ड अप था, फिर हमने बचे हुए 2.5 रुपए भी मंगवा लिए। कह रहा सारे पैसे आ गए, लेकिन 200 शेयर्स पर 2 कॉल्स नहीं आई 2.5 रुपए की। ध्यान रखें, यहां वर्ड देखें, फोकस क्या है यहां पर, 2.5 ईच। मतलब जो 2 कॉल हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 2.5 रुपए की नहीं आई 200 शेयर्स पर, मतलब 5 रुपए नहीं आए। अब सोचो 5 नहीं आए, इसका मतलब 5 आ गए होंगे, तो हमें हर एक शेयर पर फायदा कितने रुपए का हुआ है, 5 रुपए का हुआ है। These shares were forfeited and reissued at ₹8 पर शेयर। अब आप जरा खुद ही सोच लीजिए, यहां पर आपको बताने की जरूरत है कि शेयर फुली कॉल्ड अप है, नहीं, उसने खुद ही बोल दिया 7.5 पहले कॉल्ड अप था, 2.5 रुपए भी मंगवा लिए तो फुली कॉल्ड अप हो गया। इसका मतलब हम फुली कॉल्ड अप शेयर या फुली पेड अप शेयर 8 रुपए में दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपए का। हमें हर एक शेयर पर फायदा कितने का हुआ है, 5 रुपए का। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 2 रुपए का। यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्यों, जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं सारे ही शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं बताया कि हमने पार्शियल शेयर्स रीइश्यू किए हैं, तो हमने शेयर्स फॉरफिट कितने किए होंगे, जिन पे अनपेड कॉल होगी 200 शेयर्स पर। तो अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर, सिंपल सा फंडामेंटल है। हमें फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का, जिसमें से हमने डिस्काउंट कितने का दिया है, 2 रुपए का। ये डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप, सर 10 रुपए का शेयर जो है हमने 8 रुपए में देना है, 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में देना है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, है ना। चलिए मल्टीप्लाई किससे कर दें, 200 शेयर से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 200, 600 रुपए। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, ये भी जून 2022 में आया। गोविंद इज द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी। ही हैज पेड ऑन दीज शेयर्स एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी ऑफ 2 रुपए एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 3 रुपए। अब देखो ध्यान से, 200 शेयर है कोई गोविंद जी के पास, उसने हमें एप्लीकेशन 2 रुपए का दे दिया, अलॉटमेंट 2 रुपए का दे दिया, फर्स्ट कॉल मनी भी 3 रुपए का दे दिया, मतलब टोटल उसने 2 और 2 और 3 मतलब 7 रुपए दे दिए हैं। He has failed to pay the final call amount, कह रहा है उसने लेकिन हमें फाइनल कॉल अमाउंट नहीं दिया। ऑफ कोर्स 7 रुपए में दे दिए तो फाइनल कॉल कितने की रही होगी, 3 रुपए की रही होगी।
Hence all his holding were forfeited. अब ध्यान रखें यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, सारे शेयर री इशू नहीं किए, 100 शेयर री इशू किए और वो भी प्रीमियम पे किए हैं, 11 रुपए पे री इशू किए हैं। अगर 11 रुपए पे री इशू किए हैं इसका मतलब हम डिस्काउंट तो दे ही नहीं रहे, तो जितना उसने हमें दे रखा है सबका सब फायदा हो गया हमारा। वहां पर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यहां तो कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको जितने रुपए मिल चुके हैं उसको आप ट्रांसफर कर दो, लेकिन उसी शेयर्स के रिस्पेक्ट में जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं। कितने शेयर्स री इशू किए हैं? 100, और 100 शेयर्स का कितना रुपया दे चुका है वो? 7 रुपए। तो पूरे के पूरे 700 रुपए हमारे सीआर में चले जाएंगे, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है यहां पर। डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 दिसंबर 2019 में आया। पी लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5 पर शेयर। कह रहा है कि हमने 5000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं क्योंकि उसने एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2.5 की नहीं दी। और ये बात आगे बता रहा है कि ये शेयर जो है ना इशू हुए थे प्रीमियम पर ₹3 पर शेयर, रिसीवेबल एट अलॉटमेंट। आप जरा खुद ही सोचिए, इस इंसान ने सिर्फ मुझे एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब इसने मुझे अलॉटमेंट दे दिया होगा। अलॉटमेंट दे दिया होगा इसका मतलब प्रीमियम रिसीव हो चुका होगा। प्रीमियम रिसीव हो जाने का मतलब समझते हो, अगर हम फोरफिचर की एंट्री करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटीज भी हमको डेबिट नहीं करेंगे। वैसे भी आप खुद सोचिए, शेयर फॉरफिटेड में कौन सा वाला बैलेंस जाता है? अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। तो ₹2.5 नहीं दिए तो फेस वैल्यू की तरफ उसने कितने दे दिए होंगे? ₹7.5 दे दिए होंगे। वैसे एक बात बताऊं, उसने दिए तो मुझे ₹10.5 हैं, ₹3 प्रीमियम के भी दिए होंगे अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम का पैसा मैं कंसिडर नहीं करता जब मैं शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट के बैलेंस की बात करता हूं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से हम शेयर्स री इशू कितना कर रहे हैं? आउट ऑफ दीज 32 शेयर्स आर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। आप डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हो? फुली पेड अप शेयर मान रहे हो, ₹8 का दे रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट आप दे रहे हो ₹2 का। बताइए अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर। अब आप खुद ही समझदार हैं, हमें सिर्फ फेस वैल्यू वाला ही पैसा कंसिडर करना है, फेस वैल्यू की तरफ, क्योंकि ₹2.5 नहीं दिए तो ₹7.5 तो दे ही दिए होंगे उसने। हम डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हैं? ₹2 का। इसका मतलब हर एक शेयर पर नेट फायदा कितना हो रहा है? 5.5। हम फायदा सिर्फ उन्हीं शेयर्स का लेके जाते हैं जो शेयर्स हम री इशू कर रहे होते हैं। हम री इशू कितने कर रहे हैं? सारे नहीं कर रहे, 3200 शेयर री इशू कर रहे हैं। तो 3200 शेयर का पैसा आप ट्रांसफर कर दो सीआर में। देखो कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने आपको कई सारे बेसिक क्वेश्चन भी कराए, जहां पर मैंने आपको फॉरफिचर री इशू की एंट्री भी करवाई। जैसे कि मैंने कहा था, अब हम जो क्वेश्चन में मांगेगा वही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, सारी बात नहीं करेंगे। चलिए 3200 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि हमें जो फायदा हुआ है वो ₹7.5 का हुआ है। ये क्या है? ये अमाउंट है, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, एक शेयर का, लेकिन ना अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स फेस वैल्यू पर शेयर बात हो रही है, ₹7.5। डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? ₹2 का। तो आपको हर एक शेयर पर कितने का फायदा हो रहा है? ₹5.5 का। तो 3200 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, 17,600। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब रेगुलर बैच में तो पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां तो थोड़ी टाइम की लिमिटेशन है रिवीजन लेक्चर में। 17,600। अब ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो करवा रहा हूं जो सीए सीपीटी एग्जाम की क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। तो आइए जरा पढ़ते हैं। ए टू whom 100 shares of ₹10 each were allotted at par, paid ₹3 on allotment, ₹3 on application, but could not pay the first and final call money of ₹4। मतलब उसने ₹6 दिए हैं, ₹4 नहीं दिए। His shares were forfeited by directors. The amount to be credited to share forfeit account. बताइए जी, हम कौन सा अमाउंट क्रेडिट करते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट में? हम वही अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो हमें रिसीव होता है टुवर्ड्स फेस वैल्यू। तो लिखो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज इक्वल्स टू ₹6 हमें मिले हैं, 100 शेयर्स हैं, तो 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ₹600। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। आशा लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ₹100 का शेयर इशू किया है 25% प्रीमियम पर।
Mamta, who has 2000 shares of Asha Limited, failed to pay the first and final call totaling ₹5. कह रहा प्रीमियम ना, लेकिन हमने रिसीव कर लिया था अलॉटमेंट के टाइम पर, मतलब ममता जी ने प्रीमियम तो दे दिया होगा भाई, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। आशा लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर ही मंगवा लिया था, अलॉटमेंट तो ममता जी ने दे रखी है, इसका मतलब प्रीमियम जो है वो पे किया जा चुका है, या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है। अब पूछ रहा है कि फॉरफिचर के टाइम पर, जब हम ममता जी के शेयर का फॉरफिचर करेंगे उस टाइम पर अमाउंट टू बी डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी। आप मुझे बताइए, जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो सकता है? नहीं हो सकता। द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी निल। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो लिख भी लीजिए सिंस ये क्वेश्चन भी हल्के में मत लेना प्लीज, एज इट इज आएंगे अगर आएंगे तो। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज पेड बाय ममता at the time of allotment. We will not debit securities premium at the time of forfeiture. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, मिस्टर एक्स, होल्डर ऑफ 10,000 shares of ₹10 each, has paid ₹3 on application, 3 on allotment। कह रहा है ₹3 एप्लीकेशन के दे दिए, ₹3 अलॉटमेंट के भी दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल के ₹2 नहीं दिए। ठीक है, और कह रहा है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर हमने फॉरफिट कर डाले। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय, ध्यान रखना, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय। हम फॉरफिचर के टाइम पर शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? जितना अमाउंट हमने कॉल किया होता है, कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। यहां पर कहीं लग नहीं रहा कि फाइनल कॉल भी मंगवाई होगी। ₹3 एप्लीकेशन के और ₹3 अलॉटमेंट के तो उसने दे ही दिए हैं, तो ₹6 तो वो दे ही चुका है, ₹2 हमने कॉल तो कर ही लिए। तो देखा जाए तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट यहां पर कितना है? ₹8 है। तो आप लिखिएगा पहले तो कॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि यहां पर आगे की बात तो कर ही नहीं है, तो ₹3 प्लस ₹3 प्लस ₹2 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारा कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा 10,000 शेयर्स है, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप, तो इससे डेबिट कर देंगे, ठीक है ना, 80,000 से। सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, अ कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम का मतलब हो गया ₹2 प्रीमियम, है ना, ₹10 का 20%। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹5 कहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब हम इसका ब्रेकअप कर सकते हैं, ₹3 फेस वैल्यू के और ₹2 प्रीमियम के, और ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे ही वो बोलता है कि फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओनली, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट दे दिया होगा, अलॉटमेंट देने का मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया है, राइट। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कैलकुलेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। सीपीटी का क्वेश्चन फिर से, हम कौन सा अमाउंट लेके जाते हैं? जो फेस वैल्यू की तरफ मिलता है। भले ही उसने ₹7 दे दिया हमें, उसने हमें ₹7 दे दिया, लेकिन इस ₹7 के अंदर ₹2 प्रीमियम के भी हैं, तो वो हटा देंगे। तो टोटल हम कितना लेके जाएंगे? ₹5 के हिसाब से लेके जाएंगे। तो आप लिखिएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज इक्वल्स टू कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स फेस वैल्यू, 200 इंटू 5। ये 5 कैसे आया? 7 माइनस 2। टोटल मिले तो हमको ₹7 हैं, लेकिन इसमें ₹2 प्रीमियम के भी हैं। ₹1,000।
ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, the directors of the company forfeited 1000 shares of rupees 10 each, 7.5 paid up for non payment of final call of rupees 2.5 रुपए पर शेयर। ठीक है जी, कह रहा है इसमें से हमने 700 शेयर्स री इशू किए हैं, तो फिर से कोई बात वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें हर एक शेयर पर कितना मिला है, हम प्रॉपर लिखें, हमें प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ है। सर हमें प्रॉफिट पर शेयर हुआ है 7.5 रुपए, भाई उसने 7.5 रुपए दिए हैं। हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट पर शेयर हम 7 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट 3 रुपए का दे रहे हैं। ये 3 रुपए कैसे आया, 10 - 7, तो हमारा नेट गेन पर शेयर कितना हो रहा है सर, 4.5 रुपए। ऐसे ही हुआ ना। और हम उन्हीं शेयर्स का प्रॉफिट सीआर में ट्रांसफर करते हैं जो हम री इशू कर रहे हैं। हमने भले ही 1000 शेयर फॉरफिट किए हो, लेकिन 700 शेयर्स का ही प्रॉफिट जाएगा। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 700 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 रुपए, 700 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, ये होता है 3150। ठीक है, बी इज द आंसर। ये प्लीज हमेशा ध्यान रखना, जितने शेयर्स री इशू होते हैं उतना ही प्रॉफिट जाता है सीआर में। क्वेश्चन नंबर 78, जे लिमिटेड री इशूड 2000 शेयर्स। सीधा री इशू की बात कर रहा है, कह रहा है जे लिमिटेड ने री इशू किए हैं 2000 शेयर्स, जो कि हमने फॉरफिट किए थे बाय क्रेडिटिंग शेयर फॉरफिचर अकाउंट बाय ₹3000। मतलब इन शेयरों पे हमें फायदा कितना हो रखा है, मतलब पुराने वाले ने कितने रुपए दे रखे हैं, 3000 रुपए दे रखे हैं, और ये शेयर्स री इशू हमने 9 रुपए के हिसाब से किए हैं। भाई 2000 शेयर आप री इशू कर रहे हो, 9 रुपए के हिसाब से कर रहे हो, मतलब हर एक शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 2000 का डिस्काउंट दे दिया। प्रॉफिट 3000 रुपए का हुआ है, ये साफ साफ उसने खुद ही बता दिया। हमारा जो प्रॉफिट है कितने रुपए है, उसने खुद ही बोला है कि हमने शेयर फॉरफिटेड 3000 से क्रेडिट किया है, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है इसके ऊपर। 2000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, 9 रुपए का कर रहे हैं, तो मतलब डिस्काउंट 2000 रुपए का दिया होगा। तो 1000 रुपए हम ट्रांसफर मार देंगे कैपिटल रिजर्व में, ट्रांसफर टू सीआर। सी इज द आंसर। दिसंबर 2019 के पेपर में ना 2 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये वाला है। आइए जरा पढ़ते हैं, मैं दोनों करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। शिवा लिमिटेड फॉरफिटेड 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अभी जितना हाईलाइट करूंगा ना सिर्फ उतना ही पढ़ना। शिवा लिमिटेड फॉरफिटेड 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹6, और ये 6 रुपए में इंक्लूड है 2.5 रुपए का प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। मैंने कहा जितना मैंने अभी हाईलाइट किया है सिर्फ उतना ही पढ़ना। 4500 शेयर फॉरफिट किए गए हैं 10 रुपए वाले। क्यों फॉरफिट किए गए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, इसका मतलब शेयर तो फुली कॉल्ड अप होगा, और जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। ठीक है, इसने मुझे लेकिन ये नहीं बताया कि एप्लीकेशन जो है वो एक शेयर की कितनी है। पहले इतनी इंफॉर्मेशन की मदद से वो निकाल लेते हैं, निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, यहां पर निकल जाएगा आराम से। एप्लीकेशन का पैसा मुझे फिलहाल यहां पर नहीं पता है, लेकिन मुझे उसने ये जरूर बताया है कि अलॉटमेंट कितने की उसने नहीं दी। अलॉटमेंट यहां पर गिवन है 6 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी यहां पर गिवन है, कितने रुपए की है, 3 रुपए। भाई सीधी सीधी बात है, 2.5 रुपए का प्रीमियम है, इसका मतलब इशू प्राइस हमारा 12.5 रुपए होगा। हमारा जो इशू प्राइस होगा वो 12.5 रुपए होगा, क्योंकि 2.5 रुपए का प्रीमियम है, उसने खुद ही बताया है।
₹10 की फेस वैल्यू तो बता ही रखी है, ₹2.5 का प्रीमियम उसने खुद ही बता दिया, तो हमने ये निकाल दिया। तो इसकी मदद से अब हम ये चाहें तो बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर सकते हैं। ₹12.5 में से ₹9 का हिसाब मिल गया, इसका मतलब ये ₹3.5 हमारा एप्लीकेशन का पैसा होगा। पहले बताइए क्या ये एप्लीकेशन पर शेयर आपको समझ में आ गया है? अब फिलहाल के लिए वो वर्ड्स पढ़ते हैं जो मैंने हाईलाइट फिलहाल नहीं किए थे बीच में। क्या? विच आर इशूड ऑन 40% प्रोराटा बेसिस। अब यहां पर ना उसने फोरफिचर के साथ प्रोराटा भी मिक्स कर दिया है, और आपको यह बात तो पता ही है कि जब भी शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर इशू होते हैं, इसका मतलब सामने वाले ने पक्का पक्का शेयर ज्यादा अप्लाई किए होंगे। शेयर ज्यादा अप्लाई किए होंगे तो उसका मतलब उसने ज्यादा एप्लीकेशन मनी दिया होगा, जो हमने उसको वापस नहीं किया होगा उसको हमने आगे के लिए एडजस्ट कर दिया होगा। उसके लिए उसने एक लाइन लिखी है, वो लाइन को पढ़ने से पहले हम पहले ये कंप्यूट कर लेते हैं कि उसने एक्सेस पैसा कितना दिया था। अच्छा आप खुद सोचिए, 4500 शेयर्स हम उसके फॉरफिट कर रहे हैं, इसका मतलब इतने शेयर तो उसको अलॉट हुए होंगे, तभी तो उसको हम इतने शेयर फॉरफिट कर पा रहे हैं उसके। तो अप्लाई तो उसने 4500 से ज्यादा ही किए होंगे, और बता भी रहा है विच आर इशूड ऑन 40% प्रोराटा बेसिस। इसका मतलब अगर उसने 100 शेयर अप्लाई किए हैं तो हमने 40 शेयर दिए होंगे। यही तो मतलब ना, 40% शेयर दिए ना, तो उसने 100 शेयर अगर अप्लाई किए होंगे तो हमने 40 शेयर दिए होंगे। अब मैंने वो कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रखा था। मैंने कहा था जो चीज निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। यहां पर हमें अलॉटेड पता है तो हमें अप्लाइड चाहिए, अलॉटेड पता है, अप्लाइड चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर 40 शेयर हमने अलॉट किए हैं तो उसने अप्लाई 100 किए होंगे, तो एक के लिए 100/40। 4500 अगर उसके पास है तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? एक के लिए 100/40 है, तो 4500 के लिए कितना होगा? जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 11,250। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन को हम स्टेप्स में बांटे तो हमने एक स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी, 11,250 शेयर अप्लाई किए, तो उसने एक्सेस शेयर्स कितने अप्लाई किए? एक्सेस शेयर्स अप्लाइड 11,250 अप्लाई किए, हमने तो 4500 ही दिए, तो ये आ जाएगा 6750 शेयर्स। तो उसने इन शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 6750 पर हमने निकाल लिया ना एप्लीकेशन का पैसा, ₹3.5 दिया है, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6750 इंटू 3.5, 23,625। अच्छा मुझे अब एक सिंपल सी बात बताइए कि इस एक्सेस पैसे का आप क्या करने वाले हो? सर इस एक्सेस पैसे का करना क्या है? इसको हम अलॉटमेंट का पैसा मानेंगे, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट के दौरान अगर हमें कुछ एक्सेस पैसा मिलता है तो उसको हम रिफंड नहीं करते, उसको हम अलॉटमेंट का पैसा मान लेते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस शेयर होल्डर के आपने शेयर फॉरफिट करने की कोशिश कर रहे हो उसका अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, और कितना आ चुका है? 23,625 रुपए। माना गलती से ही सही, लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है। अच्छा इस शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का पैसा वैसे ड्यू कितना है? सर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कितना है मतलब देखो सर, 4500 शेयर्स इसके हमने फॉरफिट किए हैं, अलॉटमेंट एक शेयर की 6 रुपए बनती है। अगर आप 4500 को 6 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो कहने का मतलब यह है कि इस शेयर होल्डर की अलॉटमेंट के पैसे जो ड्यू हैं वो 27,000 रुपए हैं। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आती है। इसका मतलब ये कि 27,000 में से 23,625 तो अगले ने दे दिए। तो ये लाइन जो आप लिख रहे हो कि हम इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो ये लाइन तो 100% तो करेक्ट नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि उसने अलॉटमेंट पूरा ही नहीं दिया, भले ही गलती से ही दिया हो। मैं कह रहा हूं उसने ज्यादा शेयर अप्लाई किए थे, उसको भी नहीं पता था कि उसको इतने कम शेयर अलॉट होंगे, भले ही गलती से ही दिया हो, लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है। मतलब अलॉटमेंट का पैसा वैसे 27,000 ड्यू है, लेकिन उस 27,000 में से इस इंसान ने हमको 23,625 रुपए दे दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी अलॉटमेंट आई नहीं है, अलॉटमेंट आई तो है लेकिन 100% नहीं आई है। इतना बात समझ में आती है? हाँ सर। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर 27,000 के अंदर फेस वैल्यू और प्रीमियम का बाइफर्केशन क्या है?
मैं एनालाइज करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। सर 6 रुपए टोटल है और 2.5 रुपए का प्रीमियम है, इसका मतलब 4500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11,250 रुपए का आपको प्रीमियम मिलेगा। 4500 इंटू 3.5 रुपए करोगे तो 15,750 रुपए आपको फेस वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 27,000 रुपए ड्यू है, 11,250 रुपए प्रीमियम के नाम के लेने हैं और 15,750 रुपए फेस वैल्यू के नाम के लेने हैं। ठीक, अब आप कह रहे हो कि इस एक्स्ट्रा पैसे को आप क्या कर रहे हो, इस एक्स्ट्रा पैसे को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। अब अगर आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो अगला सवाल ये भी तो उठना चाहिए कि इसको पहले फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट करोगे या पहले इसको प्रीमियम का पैसा मानोगे। अगर आप इसको प्रीमियम का पैसा मान रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, प्रीमियम मिल चुका। और प्रीमियम मिलने का मतलब समझते हो कि फॉरफीचर के टाइम पर फिर मैं प्रीमियम डेबिट नहीं करूंगा। और मैं अगर इसको पहले फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट करता हूं, इसका मतलब तब प्रीमियम कुछ अनपेड रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप इस पैसे को प्रीमियम की तरफ एडजस्ट करते हैं या फेस वैल्यू की तरफ एडजस्ट करते हैं, उससे की वजह से फॉरफीचर की एंट्री पर असर पड़ेगा। और आप इस दुविधा में ना फंसे इसलिए उसने आपको एक लाइन लिख के दी है। देखो क्या लिखा है, इफ द एक्सेस मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द अमाउंट ड्यू एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू शेयर्स फॉरफिट अकाउंट। मतलब आपको सिंपली बोल रहा है कि जो ये एक्स्ट्रा पैसा है, पहले ना जितना पैसा प्रीमियम में एडजस्ट हो सकता है कर लो। इनडायरेक्टली कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि मान लो प्रीमियम आ गया, प्रीमियम आ गया मतलब अब आप फॉरफीचर के टाइम पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्टली शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं लेके जा पाओगे। ठीक है जी, यही बात कहना चाह रहा है। आइए हम इसको लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया से आपको बात समझ में आएगी। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 2 पॉइंट लिखे ना हमने, तो हम एक तीसरा पॉइंट करके लिख लेते हैं, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी। पहले ये बताइए एक्सेस मनी है कितना। सर 23,625 है ना, यही है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको बेसिकली करना क्या है, पहले आप इससे सिक्योरिटीज प्रीमियम एडजस्ट कर लो पूरा, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 रुपए, 11,250। बचे हुए से फेस वैल्यू एडजस्ट कर लो तो 23,625 टोटल है, 11,250 आपने मान लिया प्रीमियम है, कितना बच गया 12,375 रुपए। मतलब एक तरह से कह रहा हूं बैलेंसिंग फिगर। इस छोटी सी बात को समझे कि हम ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं। देखो उसने ना हमसे फाइनली यही पूछा है कि बताइए व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। और आप भी जानते हो कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हम सिर्फ वही अमाउंट लेके जाते हैं विच हैज बीन रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, क्योंकि ये वाला पैसा तो हम प्रीमियम का पैसा मान रहे हैं, इसलिए इस वाले पैसे को हम शेयर फॉरफिट के खाते में नहीं लेके जा सकते। और ये वाला पैसा हमने फेस वैल्यू का माना है तो ये वाला शेयर फॉरफिचर के खाते में जाएगा। तो ये लाइन देना बड़ा जरूरी था उसके लिए कि इस एक्सेस पैसे को आप पहले क्या माने। तो हमने पहले क्या मान लिया, प्रीमियम, और ये वाले पैसे को हम शेयर फॉरफिचर के खाते में नहीं लेके जाएंगे। तो अब फाइनली अब एक यहां पर बात लिखिए जो हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा फिर, अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू is credited to share forfeited account। अब ध्यान रखें इस इंसान ने हमको क्या क्या दिया है फेस वैल्यू की तरफ। पहले तो उसने 4500 शेयर्स पर पूरे का पूरा एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। एप्लीकेशन का पैसा जरा बताना कितना है, 3.5 रुपए पर शेयर है। और उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया जो हमने ये निकाला 12,375। ये एप्लीकेशन का पैसा है, यही 2 इंस्टॉलमेंट दी ना उसने एक तरह से, ये तो उसने जाने अनजाने दिया। ये एक्सेस एडजस्टेड था, एक्सेस एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। इसको ना एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, मैं आपको हल्का सा उसका हिंट दे दूंगा। फिलहाल मुझे इसका आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। ये सब मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है और प्लस करके कितना आ रहा है, कितना 28,125।
28,125 का मतलब बी आंसर हो जाएगा, है ना? 28,125 बी इज द आंसर। मैं इसको भी एक तरीके से आपको और भी बताऊंगा, पहले आप ये बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस 28,125 को निकालने का ना एक तरीका और भी है, आइए जरा देख लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, इस इंसान ने हमको टोटल कितना पैसा दिया? सर इस इंसान से हमको जो टोटल पैसा रिसीव हुआ, इसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे चेक करके बताओ। सर इसने टोटल 11,250 शेयर अप्लाई किए थे, तो इसने 11,250 शेयर्स पर ₹3.5 के हिसाब से हमको पैसा दिया होगा। 11,250 इंटू 3.5, इसने हमें टोटल इतने रुपए दिए। क्या ये समझ में आता है? हमने लेकिन ना इस पैसे में से कुछ पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का मान लिया, जो हम शेयर फॉरवर्ड के खाते में नहीं लेके जाते। 4500 शेयर्स पर हमने ₹2.5 के हिसाब से, मतलब 11,250 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम का मान लिया। तो वो घटा दो तो बाकी सारा फेस वैल्यू का ही तो होगा। तो 39,375 में से अगर मैं 11,250 लेस कर देता हूं, तब भी 28,125 ही आएगा। तो आप चाहें तो अगर ये तरीका आपको क्लिक करता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। अब ऐसे क्वेश्चन करके ना कई बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे एग्जाम में 100 के 100 ऐसे ही क्वेश्चन आ गए, तो कभी नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम अगर चाहें तो 10 से 12 नंबर का पेपर अबव एवरेज पूछ सकते हैं। भाई सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर कोई क्वेश्चन देख के हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए और पीछे वाली सबकी सबकी आंखें खुली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे को मुश्किल लग रहा है और पूरी दुनिया को मुश्किल लग रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अकेले मुझे को मुश्किल लग रहा है, फिर घबराने वाली बात है। ठीक है, तो अगर सबके लिए मुश्किल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई पेपर जो सारी दुनिया बोल रही हो कि मुश्किल आया था, उस पेपर में पक्का पास हो आप। लेकिन ऐसा कोई पेपर दुनिया बोल रही है आसान आया था, आप ही का ठीक नहीं हुआ, फिर थोड़ा घबराने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी होता है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 8-10 से ऊपर हो ही नहीं सकते पूरे 100 नंबर के पेपर में। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा था, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिसंबर 19 का, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन था। आइए जरा पढ़ लेते हैं। सी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब हम 20 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, ₹3 एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं और ₹7 अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं। हमारे पास लेकिन एप्लीकेशन 35 लाख शेयर्स की आ गई। 20 लाख शेयर हम देना चाहते हैं, एप्लीकेशन 35 लाख की आ गई, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया हमारा इशू। कह रहा है 7 लाख की एप्लीकेशन तो हमने सीधे सीधे रिजेक्ट मार दी, मतलब 7 लाख शेयर्स को तो कुछ भी नहीं दिया, कोई शेयर नहीं दिया। मतलब ऐसे शेयर्स के पैसे तो हम सीधे सीधे रिफंड कर देते हैं। 35 लाख में से 7 लाख शेयर्स को हमने नहीं दिया, मतलब 28 लाख शेयर बचे। कह रहा है उनको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है, मतलब रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है। 28 लाख अप्लाइड, 20 लाख इशूड, क्योंकि 7 लाख तो रिजेक्ट ही मार दिए। और कह रहा है ऑफ कोर्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होती है प्रोराटा वाली, हम क्या करते हैं, वो अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर देते हैं। आगे पढ़ें उससे पहले हम जितना इसने बोला है उसके बारे में कुछ लिखेंगे। चलिए, एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है हमारी इस क्वेश्चन में? सर 35 लाख। माइनस कर दो पहले तो एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। $28 lakhs। 20 lakh shares were issued on pro rata basis to the applicants of 28 लाख शेयर्स, है ना? ऐसा ही हुआ ना? अच्छा, जो 8 लाख ज्यादा शेयर अप्लाई हुए हैं उसका एक्सेस मनी आया होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना? 8 लाख शेयर्स जो हैं
उनके ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 24 लाख रुपए आए होंगे हमारे पास। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमें एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर, टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। आइए अब एक बार ना आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या आखिर। कह रहा है कोई रवि है जिसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसके 2500 अलॉटेड शेयर्स पर। तो हमसे पूछा है कि बस ये बता दीजिए कि हमें ना अलॉटमेंट पर टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा। अब यहां ना बच्चे एक छोटी सी गलती का शिकार हो जाते हैं। मैं भी चाहूंगा कि आप भी वो लिख के काटिएगा ताकि आप वो गलती एग्जाम में ना करें अगर ये क्वेश्चन वापस से आता है। बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं आपको, मेरे साथ साथ अभी चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमें पहले ये बताइए कि हमारा अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा। सर हमारे 20 लाख शेयर्स हैं, 7 रुपए पर शेयर की अलॉटमेंट लिखी हुई है उसने, इसका मतलब 1,40,40,00,000 रुपए हमारा अलॉटमेंट का ड्यू होगा, जिसमें से पहले ही हमें 24 लाख रुपए तो मिल ही चुके हैं, माइनस एक्सेस ऑलरेडी रिसीव। तो ये तो हमें आएंगे नहीं वापस, तो 24 लाख रुपए घटा दो आप, क्योंकि ये 24 लाख रुपए थोड़ी हमें को वापस मिलेंगे, तो मिल चुके हैं। और एक इंसान रवि है जिसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसकी कॉल्स ने एरियर घटा दो। अब बच्चे यहां बेवकूफी पता है क्या करते हैं, वो 2500 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं, और जो आंसर आता है वो टिक कराते हैं। ये बेवकूफी नहीं करनी है हमें। सर ये बेवकूफी कहां से हुई, ठीक तो है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। प्रो राटा के केस में ये लाइन बहकाने के लिए है, आप समझे। अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, वो कह रहा था कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, पर प्रोराटा का केस था, गलती से वो बेचारा अलॉटमेंट का पैसा दे देता है। आप जरा सोचें, अगर ये प्रोराटा अलॉटमेंट का केस है, रवि ने क्या 2500 शेयर ही अप्लाई किए होंगे? नहीं, उसने 2500 से ज्यादा अप्लाई किए होंगे। उसका मतलब ये कि उसका पूरा अलॉटमेंट पेंडिंग हो ही नहीं सकता। उसके एक्स्ट्रा पैसे को आपने क्या माना होगा, उसके एक्स्ट्रा पैसे को आपने अलॉटमेंट का पैसा माना होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि पूरे के पूरे 7 रुपए उसके पेंडिंग है? पूरे 7 रुपए उसके पेंडिंग है ही नहीं, उसने कुछ पैसा दे दिया है। आप मुझे बताइए, सिंपल सा फैक्ट है, इस 24 लाख के अंदर क्या रवि के शेयर नहीं होंगे? रवि का पैसा नहीं होगा, रवि भी तो शेयर होल्डर था, उसको भी तो शेयर अलॉट किए थे। कहने का मतलब रवि जाने अनजाने अलॉटमेंट का पैसा कुछ दे चुका है, वही निकालना है, और वो निकालने के बाद जो आएगा फिर माइनस करने पे सही आंसर आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है रवि के हमें ना अलॉटेड दे रखे हैं, मतलब अप्लाइड निकालने हैं। तो जो चीज निकालनी होती है उसको हम कहां रखते हैं, राइट हैंड साइड पे। तो अलॉटेड अप्लाइड, अलॉटेड यहां पर 20 लाख शेयर है, अप्लाइड 28 लाख है। 20 लाख के लिए 28 अप्लाइड है, तो एक के लिए कितना अप्लाइड होगा, 28 लाख अपॉन 20 लाख। और यहां पर हमने उसको 2500 शेयर दे रखे हैं, तो 28 लाख अपॉन 20 लाख, अगर एक शेयर का अप्लाइड निकाल के देगा तो 2500 के लिए 2500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बताइए जरा कितना आ रहा है। 3500 शेयर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसने 1000 शेयर ज्यादा अप्लाई किए होंगे, और 1000 शेयर ज्यादा अप्लाई करने का मतलब इसने 1000 शेयर पर एक्सेस मनी दिया होगा, जो हमने अलॉटमेंट का पैसा मान लिया होगा। तो आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं नीचे, एक्सेस एप्लीकेशन 1000 इंटू 3, 3000। इस रवि की अलॉटमेंट ड्यू कितनी है पहले ये बताइए। सर देखिए, रवि के 2500 शेयर्स हैं, ठीक, 2500 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से इसके जो ड्यू बनते हैं वो 17,500 बनते हैं। तो 17,500 में से तो इसने 3,000 रुपए दे दिए, जाने अनजाने ही सही। इसका मतलब इसका अलॉटमेंट का पैसा कुछ तो मिल ही चुका है ना, ऑलरेडी रिसीव्ड। तो एक्चुअली में जो इसकी कॉल्स इन एरियर है वो बेसिकली 14,500 की है, अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट।
तो यहां ध्यान रखें, हमें 14,500 लिखना है, और अब जो पैसा आएगा ये बेसिकली हमें अलॉटमेंट पर मिलेगा, और ये पैसा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,15,85,500 आने वाला है अमाउंट रिसीव्ड। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारी अलॉटमेंट 20 लाख शेयर्स पर 1,40,00,000 रुपए ड्यू है, तो जितना पैसा हमारे पास पहले से ही एक्सेस में आ गया वो तो वापस आएगा नहीं, तो वो तो माइनस करना बनता ही है। 24 लाख रुपए 8 लाख शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से। रवि के लिए कह रहा है कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, पर भाई हमने सभी को प्रोराटा अलॉटमेंट करी है, तो रवि ने भी तो ज्यादा शेयर अप्लाई किए होंगे, ज्यादा शेयर अप्लाई करने का मतलब उसके जो ज्यादा पैसे आए होंगे वो हमने अलॉटमेंट का पैसा माना होगा। तो ये कहना कि 2500 इंटू 7 पूरी की पूरी अनपेड है, ये तो ठीक नहीं होगा ना। इसका 2500 इंटू 7 17,500 का ड्यू जरूर है, लेकिन ये जाने अनजाने पहले दे भी चुका, तो पहले देखना पड़ेगा उसने जाने अनजाने कितना ज्यादा दिया। उसने 1,3500 शेयर अप्लाई किए थे, हमने 2500 शेयर उसको अलॉट किए हैं, तो एक्स्ट्रा शेयर उसने कितने अप्लाई किए? 1000 शेयर पर उसने 3,000 रुपए दिए होंगे, तो 3,000 तो वो अलॉटमेंट के दे चुका ना, तो एक्चुअली में उसकी अलॉटमेंट अनपेड कितनी हुई? 14,500। तो यहां सही आंसर हो जाएगा 1,15,85,500 का मतलब डी इज द आंसर। देखो अभी भी इस चैप्टर में ना बहुत कुछ और बताया जा सकता है, और लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि इस रिवीजन क्लासेस में इशू ऑफ शेयर्स का जितना भी क्रीम कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। मैंने सारा क्रीम कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया है, बट स्टिल आपने जहां जहां से कोचिंग ली है प्लीज आप अपने वहां के डिटेल्ड नोट्स जरूर रेफर कीजिएगा। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैंने क्लास में और भी कई बातें आपको लिखवाई हैं, बताई हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी, तो प्लीज वो भी आपको करके जाने हैं। अभी तक जो पास्ट के एग्जाम्स हैं मैंने उसके बेसिस पर सारा इंपॉर्टेंट जितना भी है वो सब कवर करा दिया है, क्योंकि रिवीजन क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके, लेकिन ये जो रेगुलर क्लासेस के जो डिटेल्ड नोट्स हैं उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक, अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डिटेल का सब्सटीट्यूट नहीं होता। हालांकि अगर किसी ने कहीं से कोचिंग नहीं भी ली है, स्टिल मुझे लगता है कि वो इन रिवीजन क्लासेस से एक अच्छा बेनिफिट उठा लेगा। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि अभी भी इसमें कुछ है जो पढ़ना बाकी है। तो जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं, अगर मुझसे ली हैं तो हमने क्लास में जो क्लास में नोट्स बनाए हैं वो प्लीज आप रेफर कीजिएगा, और अगर आपने कहीं और से ली है तो आपने भी नोट्स बनाए होंगे तो प्लीज उनको जरूर जरूर रेफर कीजिएगा। तो इस चैप्टर के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे सेक्शन 53 है कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने की कंडीशंस, वो एक बार देख जाइएगा। और भी कुछ छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप अपने जहां से भी आपने क्लासेस लिए हैं उस बुक से या फिर स्टडी मटेरियल से जहां से आप रेफर करना चाहें वो प्लीज आप कीजिएगा। और जिन्होंने मुझसे पढ़ा है हमने क्लास में सारी नोटिंग कर रखी है उन पॉइंट्स की। बाकी हमने जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारा कवर कर लिया है। आज जो हम एएस लिख रहे हैं वो है एएस नंबर 16, बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम कुछ बोरोइंग्स लेते हैं तो उसकी कॉस्ट को कैसे अकाउंट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके ऊपर ये एएस है, बोरोइंग कॉस्ट, एएस 16। मुझे आप एएस नंबर 13 से बताइए कौन कौन से हैं। सर 13 हमारा इन्वेस्टमेंट्स का था, 14 एमालगमेशंस का, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, और 16 कौन सा कर रहे हैं? बोरोइंग कॉस्ट। फिर से 13 हमारा इन्वेस्टमेंट्स, 14 हमारा एमालगमेशंस, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और 16 नंबर हमारा कौन सा? बोरोइंग कॉस्ट। 6 से 10 बताइए। सर 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, हालांकि विड्रॉ हो चुका है, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 8 अब नहीं रहा, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर है। फिर से मुझे जरा 13, 14, 15, 16 बताइए। 13 इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, 14 एमालगमेशन, 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और 16 जो है वो बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर है। और आज की एब्रीविएशन जो लिखेंगे वो है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए एब्रीविएशन नंबर 11 हमने लिखी थी सीपीए। सीपीए क्या था? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। AICPA क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। CIA में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। उसके बाद हमने देखा कारो, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, और आज कौन सा लिख रहा है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्लीज हल्के में मत लेना, एएस का नंबर और एब्रीविएशन पर बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा प्लीज आप। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।